हेलो दोस्तों, लोड फ्लो स्टडीज़ के ये अपने लास्ट 2 लेक्चर्स बच रहे हैं। ये स्मॉल लेक्चर्स हैं, कम ड्यूरेशन के होंगे। इसमें सिर्फ हम एक लेक्चर में जीएस मेथड को समझ लेंगे और एक लेक्चर में एनआर मेथड को समझ लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले जीएस मेथड से। तो मैंने आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रिलेटेड टू इकोनॉमिक डिस्पैच पहले ही बता दिया था। तो स्टार्ट हम करेंगे जीएस मेथड। देखिए, जीएस मेथड क्या है आपका? गॉस सिडल मेथड है। मैंने आपको लिस्ट आउट किया था लास्ट लेक्चर में कुछ मेथड्स, उनमें से मैंने आपको बताया था हमें अकॉर्डिंग टू सिलेबस जीएस मेथड और न्यूटन राफ्सन मेथड की स्टडी करनी है। ठीक है, तो जीएस मेथड में जो है ये दोनों ही कौन थे? जर्मन मैथमेटिशियन थे जिन्होंने मेथड दिया। पहले हम इसको मैथमेटिक्स में जानते हैं, इसमें किया क्या जाता है। सिंपल मैथ के अंदर जानेंगे, फिर हम इसको एप्लीकेबल करेंगे कहाँ पर? पावर सिस्टम में। तो मैथ में जो है आपकी सपोज दो इक्वेशंस हैं, 10x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 एंड 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 7। ये आपकी इक्वेशन है, इसको आप मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हो। 10 माइनस 3 4 एंड 5, 10 माइनस 3 4 एंड 5, एक्स वाई एंड 4 इंटू 4 एंड 7। ठीक है, ये आपकी इक्वेशंस यहाँ पर हो गई हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में देख लिया हमने, लीनियर फॉर्म में इनको लिख करके देख लिया। अब हमें इसे सॉल्व करना है गॉस सीडल मेथड से। आप इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टू इक्वेशंस हैं, आपको सिंपल पेपर पेन पे भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। हम इसे अभी समझते हैं गॉस सीडल से अगर हम इसे प्रोग्रामिंग करके करना होता तो कैसे करते। तो गॉस सीडल मेथड में पहला काम क्या किया जाता है कि जिन वैल्यूज को हमें फाइंड आउट करना है उनकी इक्वेशंस की फॉर्म में लिख लिया जाता है। अब यहाँ पे अननोन वेरिएबल क्या क्या थे? एक्स और वाई थे। तो हम एक्स और वाई की इक्वेशंस की टर्म्स में इसको लिख लेंगे। यानी कि हम पहले लिख लेंगे एक्स इक्वल टू क्या होगा फर्स्ट इक्वेशन से, और सेकंड इक्वेशन से लिख लेंगे वाई इक्वल टू क्या होगा। तो पहली स्टेप समझ में आ गई। गॉस सीडल मेथड में हमें इक्वेशंस को क्या करना होता है, किस टर्म्स में तब्दील करना है। जिन टर्म्स को हमें, जिन अननोन वेरिएबल्स को हमें फाइंड आउट करना है, सिंपली उनकी फॉर्म में हमें इसे लिख लेना है, जिससे कि हम इसे इजीली प्रोग्राम कर सकें। एक्स इक्वल टू सिंपल, अब लाइन में आप इसको प्रोग्राम कर सकते हो किसी भी लैंग्वेज में। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है हमें पहले इसको इनिशिएट करना होगा। एल्गोरिदम में, हर मेथड में, न्यूमेरिकल एल्गोरिदम्स में पहले हमें एक इनिशियल गैस लेकर के चलना होता है। सपोज हमने इनिशियल लिया 1 और 1, इस तरह से हमने इसको इनिशिएट कर दिया। अब हमें क्या करना है, पहले हमें फर्स्ट इटरेशन फाइंड आउट करना है। ये x0 और y0 ये दोनों वैल्यूज हैं जो हमने फर्स्ट गैस की हैं। अब हमें निकालना है x1 और y1। फर्स्ट इटरेशन के बाद क्या वैल्यूज आएंगी? तो फर्स्ट इटरेशन के बाद वैल्यूज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को यूज करेंगे। इस इक्वेशन से हम फाइंड आउट करते हैं x1 को। ठीक है, तो x1 यहाँ पे क्या आएगा? 4 + 3y0 डिवाइडेड बाई 10। यही मैंने यहाँ पे लिखा है, 4 + 3y0 डिवाइडेड बाई 10। इसको जब आपने सॉल्व किया तो क्या मिल गया आपको? 0.7। तो x1 की वैल्यू तो आपके पास आ गई 0.7, यानी कि आफ्टर वन इटरेशन x0 अब क्या हो जाएगा? 0.7 हो जाएगा। पहले 1 था, अब क्या हो जाएगा? 0.7। अब y1 निकालने के लिए क्या करेंगे? y1 जब आपको निकालना होगा तो y1 निकालने के लिए अब आपको कौन किस किस की वैल्यू की रिक्वायरमेंट है? y1 निकालने के लिए आपको x की वैल्यू की रिक्वायरमेंट है। तो x की वैल्यू आप कौन सी यूज़ करोगे? एक तो x0 भी अब आपके पास है और यहाँ से निकलने वाला x1 भी अब आपके पास है। तो यहाँ पर गॉस सीडल मेथड में हमें क्या करना होता है, हम इसको तुरंत ही इम्प्रूव करते हैं। यानी कि y को अगर हमें निकालना है, y1 को, तो अब हम x0 ना यूज़ करके x1 को यूज़ करेंगे। यानी कि हम जब भी कोई वैल्यू यूज़ करनी होती है तो जो सबसे लास्ट में जो अपडेट हुआ है वही वैल्यू यूज़ करते हैं। तो अपने पास x की दो वैल्यूज हैं, एक तो जीरो इटरेशन, एक वन इटरेशन। जीरो इटरेशन यानी कि जो आपका इनिशियल गैस था, फर्स्ट इटरेशन यानी कि आपने जो नई वैल्यू x1 फाइंड आउट किया। तो हम यहाँ पे y को निकालने के लिए नई वैल्यू को यूज़ करेंगे, यानी कि फंक्शन ऑफ x1 से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। इस तरह से अब आपके पास y1 की वैल्यू आ जाएगी, कोई ना कोई वैल्यू आएगी। तो अब आपको x1 और y1 दोनों ही मिल चुके हैं। सपोज अब आपको x2 निकालना होगा, तो x2 निकालने के लिए अगेन आपको y की वैल्यू की जरूरत है। तो y की वैल्यू की सबसे लास्ट इंप्रूव वैल्यू कौन सी है? y1। तो आप x किससे निकालोगे? x2 y1 से निकालोगे। तो x2 आपने किससे निकाल लिया? y1 से। अब आपको पता है, अब आपको y2 निकालना है। y2 निकालने के लिए आपको किसकी वैल्यू की जरूरत है? x की वैल्यू की जरूरत है। अब x की सबसे लास्ट वाली वैल्यू कौन सी है? x2 वैल्यू है, तो आप x2 को यूज़ करोगे। ये होता है आपका गॉस सीडल मेथड। अब गॉस मेथड क्या था? जो इससे पहले वाला जो एक मेथड होता था, जो मैंने आपको लिस्ट में लिखवाया है, जो हमें पढ़ना नहीं है, बट उस मेथड में क्या करते थे हम कि
x2 अगर हमें निकालना होता था तो वो हम निकालते थे y1 से, और y2 निकालना होता था तो वो भी हम किससे निकाल सकते, x1 से निकालते थे। यानी कि आप जो तुरंत इम्प्रूवमेंट हुआ है उसको यूज़ नहीं करते थे, कि अगर आपके इनिशियल गैस सपोज x0 और y0 हैं तो आप इन्हीं से क्या निकालते, x1 y1, फिर आप इन्हीं गैसेस से क्या निकालते, x2 y2। बट आपने गॉस सीडल में क्या किया है कि अगर आपको x2 पहले से आ चुका है तो आप y2 निकालने में x2 की हेल्प ले सकते हो, अब आपको फिर से x2 x1 रखने की ज़रूरत नहीं है। इससे हुआ क्या कि ये मेथड थोड़ा फास्ट हो गया, कन्वर्ज होने लगा, और इसमें जो है स्टोरेज रिक्वायरमेंट कम हो गई है। ठीक है, तो ये सब इसके एडवांटेज हुए गॉस सीडल मेथड के। तो इस तरह से हमें यहाँ पे चलना है। तो अब कितने नंबर ऑफ इटरेशंस फॉलो करने हैं वो अभी आपको मैं पावर सिस्टम प्रॉब्लम के साथ बताऊंगा। तो इस तरह से आपको सपोज एन इटरेशन के बाद आपको स्टॉप कर देना है। वैसे हम स्टॉप तब करते हैं जब आपके इंप्रूवमेंट बंद हो जाएं। सपोज आपने x4 वैल्यू निकाली, फिर आपने x5 वैल्यू निकाली, तो आप इन दोनों का डिफरेंस चेक करते हो। अगर इनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है और अब नियरली इक्वल आ चुकी हैं या फिर इक्वल आ चुकी हैं, तो अब आप बोल देते हो कि अपना लास्ट सॉल्यूशन ही क्या हो गया है, x5, क्योंकि अब आपको पता है कि यहाँ पर x5 के बाद और कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होना है, क्योंकि x4 x5 क्या आ चुकी हैं, सेम आ चुकी है। तो आपके वही क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो इस तरह से हम मैथमेटिकली इसको यूज़ कर सकते हैं। अब पावर सिस्टम में हमें कैसे यूज़ करना है, पावर सिस्टम में हम क्या करने वाले हैं गॉस सीडल मेथड में, पहले हमें इनिशियल गैस करना है। तो जितनी भी बस आपके पास अवेलेबल हैं, सपोज आपके पास ये सब बस हैं, सिस्टम इस तरह का है कुछ, कैसा भी सिस्टम हो सकता है, सिस्टम है, ये बस हैं, ये ट्रांसमिशन लाइंस है। तो अभी सिस्टम में आपको सपोज 4 बस अगर हैं तो आपको 4 बस के लिए वोल्टेज और डेल्टा अज्यूम करने हैं, जैसा आपने अभी मैथ की प्रॉब्लम में देखा था कि एक्स और वाई को हम स्टार्ट करते हैं x0 y0 से। ऐसे ही यहाँ पे आपको v0 और डेल जीरो की वैल्यूज़ को पुट करना है। यानी कि आपके पास सपोज अगर 4 बस हैं तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए, v10, v20, v30 और v40, इन सब की नॉलेज आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें हमको v1 v20 की वैल्यू चाहिए, तो हम इसका ओनली मैग्नीट्यूड तो रखते नहीं है, हम इसका क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड भी होगा ओनली, और इसके साथ इसका एंगल भी होगा, सॉरी, और यहाँ पे आपका इसका मैग्नीट्यूड भी होगा, अगेन इसका एंगल भी होगा। तो ये सब क्या है, जीरो अर्ज्यूम है, यानी कि फर्स्ट वैल्यूज हैं जो आपने खुद ने निकाली हैं, फर्स्ट वैल्यू आपने खुद ने इनपुट में दी हैं। v3 और डेल्टा 3 हो गया, सपोज ये v4 हो गया और दिस इज डेल्टा 4। ये आपकी फर्स्ट इनिशियल गैस है। अब आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि हम कोशिश ये करते हैं कि हम फ्लैट वोल्टेज स्टार्ट करते हैं, क्योंकि गॉस सीडल मेथड के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि अगर आप इनिशियल गैस अच्छा नहीं लेते हो, सपोज आप इसको जीरो से स्टार्ट कर देते हो, तो ये कन्वर्स भी नहीं होगा। कन्वर्जेंस में बहुत प्रॉब्लम आती है गॉस सीडल में, और वो प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि ये डिपेंड करती है कि आपने स्लैक बस किसे माना है। इस बात को ध्यान से समझना कि इसका जो कन्वर्जेंस है, ये आपके एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसका जो कन्वर्जेंस है वो डिपेंड करता है दो चीज़ों पे। एक कि आपने स्लैक बस किसको माना है, और दूसरा आपने इनिशियल गैस क्या लिया है। जबकि न्यूटन राप्सन इन दोनों पॉइंट्स पे डिपेंड नहीं करता है, वो कन्वर्ज होगा ही होगा, चाहे आप इनिशियल गैस कुछ भी लेकर के चल लीजिए। ठीक है, नंबर ऑफ इटरेशंस जरूर बढ़ सकते हैं, वो डिपेंड कर सकते हैं इनिशियल गैस पे। बट हमें पावर सिस्टम के अंदर एक बात क्लियर है कि आपकी वोल्टेज जो होती है बस की, वो नियरली 1 पर यूनिट होती है, यानी कि 1 एंगल 0 डिग्री के आसपास ही वैल्यूज़ होंगी। तो हम क्यों ना इसको 10 से ही स्टार्ट कर देते हैं। तो हमने सारी वैल्यूज़ को किससे स्टार्ट किया, 10 से। अब 4 बस थी, उनमें से एक को तो हमें स्लैक बस मानना ही पड़ेगा। अब जो स्लैक बस होती है उसके लिए आपको वी और डेल्टा पहले ही पता होते हैं, तो वो आपको गिवन होंगे। सपोज आपको पहले से गिवन है 1.04 और आयोटा 0, यानी कि रेफरेंस एंगल 0 हो गया है 0 डिग्री, और मैग्नीट्यूड कितना हो गया है, 1.04 हो गया है। अब आप, मैंने बताया था इनिशिएट दोनों तरह से कर सकते हो, एल्जेब्रिक सॉरी, इसको अगर आप रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी इनिशिएट कर सकते हो और फेजर फॉर्म में भी इनिशिएट कर सकते हो। हमने जो इनिशिएट किया है यहाँ पे लिखा है रेक्टेंगुलर फॉर्म में, क्योंकि मैथमेटिकली ये इजी हो जाता है इस तरह से लिखना। अब गॉस सीडल मेथड में हम जानते हैं कि हम जब भी इम्प्रूव करेंगे, आपके पास स्टैटिक लोड फ्लो इक्वेशन है, पहला काम क्या करोगे आप, स्टैटिक लोड फ्लो इक्वेशन किस फॉर्म में लिखी हुई है, पी आई और क्यू आई फॉर्म में। तो मैंने जैसा कि मैथमेटिक्स वाले एग्जांपल में आपको बताया था कि पहले हमें इक्वेशंस को कन्वर्ट करना है किस तरह की फॉर्म में, जिस चीज़ को हमें फाइंड आउट करना है। तो वहाँ पे हमें वोल्टेज निकालना है, तो हम वोल्टेज की इक्वेशन लिखेंगे पहले, और उस इक्वेशन के अंदर पहले जीरोज की वैल्यूज़ को पुट करेंगे,
जीरो वैल्यू पुट करके हम फर्स्ट इटरेशन निकालेंगे। तो सपोज हमें फोर्थ बस को यानी कि फोर्थ इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। जितनी बस होंगी उतनी ही यहाँ पे आपके पास इक्वेशन हो जाएंगी वोल्टेज के लिए। तो अब आपको अगर सपोज फोर्थ बस को यहाँ पे सॉल्व करना है, तो अब आप फोर्थ बस को सॉल्व करने के लिए V3 का फर्स्ट इटरेशन काम में लोगे, V2 का फर्स्ट इटरेशन और V4 का जीरो, क्योंकि V4 की अभी आपके पास नई वैल्यू नहीं आई है, जबकि V2 और V3 की आपको नई वैल्यू मिल चुकी हैं, क्योंकि पहले आपने V3 इक्वेशन को सॉल्व किया, V2 को सॉल्व किया, तो आपको नई वैल्यूज मिल चुकी हैं। तो इन इक्वेशन उन वैल्यूज को यूज़ करके हम V4 निकालेंगे। V1 में कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि ये आपका क्या है यहाँ पे फिक्स हो जाता है। V1 आपका क्या है, फिक्स है। क्यों फिक्स है V1? क्योंकि आपको गिवन है स्लैक बस है। एक बस को स्लैक बस मान लिया, बाकी सबको आपने क्या मान लिया, PQ बस मान लिया। यही हमने फॉलो किया है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हम अगर इसको सिंपल इसको किस तरह से करना है उस चीज़ को अगर हम नोट करना चाहें तो क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट क्या है कि हमें फ्लैट वोल्टेज स्टार्ट करना है यहाँ पे। फ्लैट वोल्टेज स्टार्ट का मतलब क्या है कि हम स्लैक बस के अलावा जितनी भी वोल्टेज के लिए हमें अज्यूम करना है, जितनी भी PQ बस हैं वोल्टेज अज्यूम करना है, वो हम कर लेते हैं 1 प्लस एंगल 0। मैं यहाँ पे अगर वोल्टेज अकेला बोल रहा हूँ तो इसका मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं है, मैं इस बात को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। वोल्टेज का मतलब मैग्नीट्यूड विद एंगल है, तो दोनों चीज़ें अज्यूम करनी है। तो हम पहले फ्लैट वोल्टेज स्टार्ट करते हैं। फिर जो सेकंड पॉइंट आता है, जो ये था कि आपका कन्वर्जेंस सेंसिटिव होता है स्टार्टिंग वैल्यूज़ पे, तो हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है। उसके अलावा किस पे डिपेंड करता है कि विच बस इज़ स्लैक बस, इस पे भी आपका जो है कन्वर्जेंस डिपेंड करेगा, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। उसके बाद हमें क्या करना है, आपको स्लैक बस मान लेना है किसी एक बस को और बाकी सब बस को मान लेना है PQ बस। ये पॉइंट समझ लीजिए। एक बस आपकी स्लैक, सपोज 10 बस थी, 10 बस सिस्टम था, एक बस आपकी स्लैक बस हो गई है, बाकी 9 बस आपकी PQ बस है। तो PQ बस होने का मतलब क्या है कि अननोन वेरिएबल क्या है, V और डेल्टा, तो आपको V और डेल्टा को ही अज्यूम यहाँ पे करना होगा। तो आप क्या करोगे, V और डेल्टा आपने अज्यूम कर ली, इनिशियल गैस कर लिया। अब आपको इक्वेशन निकालनी है वोल्टेज की टर्म्स में, तो कैसे निकालोगे? करंट आपको पता है, ये पहले बता चुका हूँ इक्वेशन। करंट की इस इक्वेशन में से आपको VI निकालना था, तो आपने क्या किया, पहले इस सिग्मा में से वाई आई आई और वी आई को बाहर कर लिया। तो वाई आई आई और वी आई जब बाहर होगा तो आई आई माइनस दिस हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ k इज़ नॉट इक्वल टू आई, क्योंकि आई वाली टर्म्स आपने बाहर निकाल ली है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब आपको वी आई निकालना था, तो आपने वी आई निकालने के लिए क्या किया, 1/वाई आई कर दिया। अब आपके पास ये इक्वेशन आ चुकी है। अब आप बट आई आई की वैल्यू आप जानते हो, आई आई की वैल्यू क्या होगी, एस आई कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाई वी आई कॉन्जुगेट, क्योंकि एस आई क्या होता है, वी आई कॉन्जुगेट होता है। इसका जब कॉन्जुगेट लेंगे तो एस कॉन्जुगेट वी कॉन्जुगेट और आई बच जाएगा, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस कॉन्जुगेट अपॉन वी कॉन्जुगेट। अब एस कॉन्जुगेट क्या होता है, पी आई माइनस आयोटा क्यू आई और वी आई कॉन्जुगेट। अब इसको मैंने करंट की फॉर्म में पुट कर दिया, तो आपके पास फाइनल इक्वेशन आ गई दिस। तो हमें जब भी गॉस सीडल लगाना है तो हम इस इक्वेशन को यूज़ करते हैं, और मोस्टली बस में से हम क्या करते हैं, जितनी भी आपकी बस हैं उनमें से एक को स्लैक बस मान लेते हैं, बाकी को क्या मान लेते हैं, PQ बस मान लेते हैं, अगर कुछ दिया नहीं है तो। ठीक है, इस तरह से हम इसको फॉलो करते हैं। अब कितनी इक्वेशन होगी, 1 के लिए V1, सेकंड के लिए V2, V3, V4। तो यहाँ पर आपके पास अगर 4 बस हैं तो 4 इक्वेशन हो जाएंगी, V1, V2, V3, V4। अब ये ओनली वोल्टेज के साथ एंगल भी है और मैग्नीट्यूड भी है, तो दोनों चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी इक्वेशन को सॉल्व करके। तो जो मैथमेटिक्स में हमने किया था कि पहले हमने x और y निकालने थे, तो x और y के टर्म्स में इक्वेशन को कन्वर्ट कर लिया था। दो इक्वेशन थी वहाँ पर, यहाँ पर नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी है, n इक्वेशंस हैं। तो हमने सारी इक्वेशंस में जो अननोन वेरिएबल है यानी कि V1, V2, V3, V4 उसकी टर्म्स में इक्वेशन को लिख लिया है। पावर सिस्टम में कहीं भी हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन निकालनी होती है तो हम करंट की फॉर्म में कभी भी नहीं लिखते हैं, उसको कोशिश करते हैं वोल्टेज और पावर की टर्म्स में कन्वर्ट हो जाए। ये थ्रू आउट आपके जो है पावर सिस्टम में ये चीज़ है जो फॉलो होती है कि आप किसी भी इक्वेशन को अगर स्टैंडर्ड लिखना चाहते हो तो उस इक्वेशन में आप या तो पावर की टर्म्स यूज़ करोगे या वोल्टेज की टर्म्स यूज़ करोगे, और इसी चीज़ को हमने यहाँ पे किया है कि पावर और वोल्टेज की टर्म्स को यूज़ किया है। तो ये जो मैथ टेक्निक है ये आपकी यूज़ करनी है। ये इक्वेशन गॉस सीडल में सभी बस को आपने PQ मान लेना है एक्सेप्ट वन बस, जो कि आपकी क्या है, स्लैक बस है। अब किस तरह से सिक्वेंस होगी, आपको PI और QI तो पहले ही पता होंगे। अब I कहाँ से कहाँ तक है, 2 से N तक है। 1 क्यों नहीं लिया है, क्योंकि हम 1 को हमेशा क्या मान लेते हैं, I1 से हम किसको डिनोट करते हैं, स्लैक बस को।
I1 से हम किसको डिनोट करेंगे, स्लैक बस को। तो I1 के लिए तो स्लैक बस है, तो हमें V और डेल्टा पता है और P और Q पता नहीं है। तो हम को पता क्या क्या है, पता है हमें जो जितनी भी पी क्यू बस हैं उनके लिए हमें पी आई और क्यू आई पता है। तो हमने क्या किया, पहले ये हमें स्पेसिफाई है, यानी कि पहले से पता है कि पी आई क्यू आई क्या होंगे, किसके लिए, 2 से n तक जितनी भी बस हैं। क्योंकि मेथड के अंदर हमने सारी बस में से एक पी क्यू बस मानी है, एक सॉरी स्लैक बस मानी है, और बाकी सब क्या मानी है, पी क्यू बस मानी है। तो उसी चीज़ को फॉलो करते हुए हमने ये टर्म्स यहाँ पे यूज़ कर दी। अब आपको असेंबल करना है वाई बस मैट्रिक्स। तो वाई बस मैट्रिक्स बना सकते हैं हम किससे, इंस्पेक्शन मेथड से, जो हमने लास्ट टू लास्ट लेक्चर फॉलो किया था। उसके बाद हम क्या करते हैं, इटरेटिव कंप्यूटेशन ऑफ बस वोल्टेज स्टार्ट करते हैं हम। पहले हम फ्लैट वोल्टेज अज्यूम करते हैं, यानी कि हम क्या करेंगे, V2 0, V3 0 से लेकर V4 0 को अज्यूम कर लेंगे, और सबको कितना अज्यूम करेंगे, फ्लैट वोल्टेज, यानी कि 1 एंगल 0, 1 एंगल 0 एंड 1 एंगल 0 डिग्री। V1 का तो आपको पहले से ही पता है, यहाँ पे इटरेशन नहीं लगेंगे, V1 के लिए इटरेशन नहीं लगाने हैं, क्योंकि V1 की वोल्टेजेज आपको पहले से पता है। इसके बाद क्या करेंगे, अब आपको पता है कि जो आपकी वोल्टेज की इक्वेशन में उसमें कुछ टर्म कांस्टेंट है, जैसे पी आई क्यू आई आपको पहले से पता है, वाई आई के आपका कांस्टेंट है, वाई आई आई आपका कांस्टेंट है। तो जितनी भी कांस्टेंट टर्म्स हैं उसको हम पहले ही फाइंड आउट कर लें तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि अगर आपको किसी भी लैंग्वेज में किसी भी प्रोग्राम को जल्दी से सॉल्व करना है, तो सिंपल सा कंसेप्ट होता है कि कभी भी कांस्टेंट वैल्यूज़ को लूप में नहीं घुमाया जाता है। क्योंकि लूप के अंदर आप अगर सेम वैल्यूज़ को बार बार निकालोगे, आपको वो वैल्यू अगर पहले से ही पता है कि इसमें 5 आना है, तो उसको बार बार कैलकुलेट करके क्यों हमारा टाइम, कंप्यूटर का टाइम है जो हमें ज़्यादा बढ़ाना है। ये सब प्रोग्रामिंग में बेसिक जो आपको बताया जाता है, वो पहले ही ये चीज़ें बताई जाती है कि प्रोग्रामिंग के अंदर लूप में कभी भी आपकी पहले से नॉन वैल्यूज़ को कभी लूप के अंदर नहीं डाला जाता है। क्योंकि अगर लूप के अंदर आप नॉन वैल्यूज़ को बार बार फाइंड आउट करोगे, तो वो आपके प्रोग्राम की स्पीड को जो है कम कर देगा, क्योंकि उससे टाइम आपका ज़्यादा इन्वेस्ट होगा उसको एल्गोरिदम को रन करने में। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं उनको पहले ही फाइंड आउट कर लेते हैं। तो पहले ही फाइंड आउट करने का मतलब क्या है कि आप ए आई निकाल लोगे और बी आई के, यानी कि जो एडमिटेंस वाली टर्म्स आपको पहले से पता है, पी और क्यू आपको पहले से पता है, किसके लिए पता है, पी क्यू बसेस के लिए पता है, तो आप पहले से ही इनको फाइंड आउट कर लोगे। और पी क्यू बस कौन सी है, एक के अलावा सारी बस पी क्यू बस हैं, तो आप सबके लिए इन चीज़ों को निकाल लोगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है आउटसाइड ऑफ द लूप, क्योंकि ये क्या करता है, टाइम सेव करता है। कांस्टेंट टर्म्स सभी के लिए क्या होंगी, सेम होंगी, इसीलिए उनको बार बार लूप में चलाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप जब भी इटरेशन चलाओगे, तो इटरेशन के अंदर अब आप इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हो। अब आपने जो है कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको अलग निकाल लिया है। तो अब आपका जो लास्ट वाला फॉर्मूला था वो किस तरह का हो गया, इस तरह का बन गया है। ये बहुत इजी है, आपने सिग्मा में से जो कांस्टेंट टर्म्स थी उनको बाहर निकाला, जिससे कि आप ए और बी की वैल्यूज़ को पुट कर सको। इटरेशन कब तक आपको चलाने हैं, इटरेशन आपके चलेंगे जब तक आपके पास जो डिफरेंस है, जो डिफरेंस आपका है, यानी कि सपोज आपने फिफ्थ इटरेशन पे वोल्टेज निकाल लिया आपने सारी, और आपने सिक्स इटरेशन पे सारी वोल्टेज निकाल ली, जितनी भी हैं आपकी आई बस हैं उसकी आपने निकाली। फिर आप क्या करोगे, इसका डिफरेंस चेक करोगे, वी आई 6 माइनस वी आई 5। अगर ये आपका स्पेसिफाइड वैल्यू से कम आ रहा है, तो हम वहीं पे इटरेशन को रोक देंगे। इटरेशन स्पेसिफाइड वैल्यू का मतलब क्या है, स्पेसिफाइड वैल्यू का सीधा सा मतलब ये है कि स्पेसिफाइड वैल्यू डिपेंड करती है आपकी एक्यूरेसी पे। हम एक्चुअल में तो क्या चाहते हैं कि अब जो वैल्यू आ रही है और जब नेक्स्ट स्टेशन पे जो वैल्यू आई है उनके बीच में डिफरेंस क्या हो जाए, जीरो हो जाए। बट ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जीरो होना का मतलब है कि आपकी एक लिमिट तो होती है। जीरो आप कंप्यूटर के अंदर किसको बोल रहे हो, 10⁻⁻30 को बोल रहे हो, 10⁻⁻40 को बोल रहे हो। क्योंकि कंप्यूटर में हर कैलसी की एक लिमिट होती है कि वो कितनी डिजिट तक नंबर को रीड कर सकता है, और उसके बाद उसको जीरो डिनोट कर देता है। तो आपको ये डिपेंड करता है कि स्पेसिफाइड वैल्यू जो माननी है वो डिपेंड करता है कि आप किस पर्पज से लोड स्टडी कर रहे हो, किस एक्यूरेसी के लिए कर रहे हो। अगर आपको हाईली एक्यूरेसी चाहिए तो आप 10⁻10, 10⁻8 तक जा सकते हो। अगर आपको सिर्फ अप्रोक्सीमेटेड लोड फ्लो स्टडी करनी है, अप्रोक्सीमेटेड का मतलब है कि सिर्फ अंदाज़ा लगाना है कि सब चीज़ें लिमिट में आ रही हैं नहीं आ रही हैं, तो इस तरह के केस में आप उसको क्या मान सकते हो, 10⁻³ से भी काम चला सकते हो। तो ये डिपेंड करता है पर्पज़ और एक्यूरेसी पे। अब आपके पास सपोज आपने इटरेशन एंड कर दिए, तो आपको किस किस की वैल्यू पता चल जाएगी। एक बार हम इसको सबको रफ कर देते हैं, जो एक्स्ट्रा पॉइंट हमने लिखे हैं, क्योंकि आपको सिर्फ जो पहले से स्लाइड लिखी हुई है उसी को नोट करना है आपके नोट्स में। ये मैं आपको समझाने के पर्पज़ से एक्स्ट्रा पॉइंट्स यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। ये लिखाया था आपका बेस्ड ऑन
पर्पस और एक्यूरेसी। अब आपको पता चल चुका है सभी बस की आपको वोल्टेज पता है, V1 तो पहले से ही पता थी स्लैक बस, V2 V3 V4 और Vn तक आपको पता चल चुकी है। तो अब आप इनके थ्रू क्या निकाल सकते हो, P1 और Q1 निकाल सकते हो, क्योंकि आपको स्लैक बस की भी तो एक्टिव और रिएक्टिव पावर निकालनी थी, क्योंकि स्लैक बस के लिए V और डेल्टा स्पेसिफाइड है, P और Q स्पेसिफाइड नहीं है, तो वो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो वो आपने फॉर्मूले से फाइंड आउट कर लिए, जो आपके पास पहले से इक्वेशंस स्टैटिक लोड फ्लो की अवेलेबल है उनसे फाइंड आउट कर लिए हैं। उसके अलावा आप अब यहाँ पे क्या निकाल सकते हो, लाइन फ्लोज को भी फाइंड आउट कर सकते हो, लॉस को भी फाइंड आउट कर सकते हो। एक बार आपको सभी वोल्टेज बस की पता चल चुकी है तो अब ये सब चीज़ें आप परफॉर्म कर सकते हो। बेसिकली अगर आपको बसेस की वोल्टेज और एंगल पता है तो आप उसमें सारी कैलकुलेशंस कर सकते हो। अब आता है आपका कि हम गॉस सीडल मेथड यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर भी कुछ रिसर्चर्स ने कुछ पेपर दिए जिसमें हमने इस मेथड को इम्प्रूव किया। इम्प्रूव करने का मतलब है जो कन्वर्जेंस को हमें एक्सलरेट करना था कि जल्दी से जल्दी कन्वर्जेंस हो, तो उसके लिए एक नई टेक्निक यूज़ की कि हम जो भी नया इटरेशन ले रहे हैं उसमें क्या कर रहे हैं, जो आपकी पुरानी वैल्यू है उसके साथ क्या ऐड कर रहे हैं, नए इटरेशन माइनस पुराने इटरेशन को अल्फा से मल्टीप्लाई करके। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली सपोज आपने V4 निकाला और V5 निकाला, तो अब नई वैल्यू हम V5 यूज नहीं करेंगे, हम V5 जो आपका आया है उसको एक्सिलरेट करके जो वैल्यू आएगी उसको यूज करेंगे। और एक्सिलरेट कैसे करेंगे, इस फॉर्मूले से करेंगे। क्या करना है, V5 एक्सिलरेशन निकालने के लिए जो आपकी पुरानी वैल्यू है उसमें सम करना है किसका, अल्फा इंटू V5 माइनस V4 का। अब ये नई वैल्यू आपको यूज करनी है। पुराने मेथड में हम V5 को यूज कर रहे थे V6 के लिए, बट अब ऐसा यहाँ पर नहीं करेंगे, एक्सेलरेशन फैक्टर को यूज करेंगे। अल्फा की जो वैल्यू है वो 1.6 रिकमेंड की जाती है। 1.6 क्यों रिकमेंड की जाती है, क्योंकि यहाँ पर देखा गया कि सबसे ज़्यादा कन्वर्जेंस की स्पीड यहाँ पर हमें मिली है। ये जो भी आपके पेपर पब्लिशर थे उन्होंने ये वैल्यू आपको दी है, अल्फा इज इक्वल टू 1.6। इसको ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। तो ये कन्वर्जेंस करने के लिए एक चीज़ यूज ली। अभी तक हमने क्या माना था यहाँ पे कि सभी बस में से एक को स्लैक बस मान लिया था, एक को आपने मान लिया था और सबको पी क्यू मान लिया था। पर सपोज पहले से ही आपको न्यूमेरिकल में गिवन है कि कुछ बस आपकी पीवी बस भी हैं, तो आप क्या करोगे, पीवी बस अगर आपकी प्रेजेंट है तो हमें क्या फॉलो करना है, इस मेथड को फॉलो करना है। अब आपको पीवी बस के लिए कौन सी इक्वेशन यूज करनी है, पीवी बस के लिए अननोन वेरिएबल क्या है, क्यू और डेल्टा। तो क्यू और डेल्टा के लिए आपने इक्वेशन पहले से ही पता है आपको, इस इक्वेशन में पहले से आपको जानकारी थी, स्टैटिक लोड फ्लो में देखा था, बस यहाँ पे हमने एंगल नेगेटिव ले लिया है, ठीक है। नेगेटिव का मैंने आपको कंसेप्ट बताया था। और डेल्टा आपको पहले ही पता है कि जो भी वोल्टेज है उसकी एंगल जो होगा वो डेल्टा होगा। तो ये हम यहाँ से इन दोनों इक्वेशन से निकाल सकते हैं अगर पीवी बस अवेलेबल है तो, क्योंकि गॉस सीडल मेथड में जो भी अननोन क्वांटिटी होती है उसी की टर्म्स में इक्वेशन को कन्वर्ट करके यूज लिया जाता है, ठीक है। अब इस लेक्चर का लास्ट पॉइंट ये है कि सपोज आपने पीवी बस आपके पास थी और आपने उसके लिए Q यानी कि रिएक्टिव पावर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हमें ये चेक करना है कि ये सॉल्यूशन फिजिबल है या नहीं है। फिजिबल सॉल्यूशन का मतलब ये है कि क्या ये पॉसिबल है, क्योंकि जितनी वैल्यू हमने निकाली है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं है, इसको बोलते हैं फिजिबिलिटी। उसके लिए आपको क्वेश्चंस में या फिर डाटा में गिवन होता है कि क्यू की वैल्यू जो है कहाँ से कहाँ तक वेरी हो सकती है, मिनिमम मैक्सिमम। अगर सपोज आपकी वैल्यू ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है, अगर आपकी वैल्यू मिनिमम से भी कम आ रही है या फिर मैक्सिमम से ज़्यादा आ रही है, एक ही चीज़ पॉसिबल है। दोनों चीज़ तो पॉसिबल नहीं है कि वैल्यू मिनिमम से कम भी आ जाए और मैक्सिमम से ज़्यादा आ जाए, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। तो सपोज़ अगर आपकी मिनिमम से कम आ रही है तो आप क्या करोगे, उस वैल्यू की जगह क्यू मिनिमम पुट कर दोगे। और अगर आपकी मैक्सिमम से भी ज़्यादा आ रही है तो उस वैल्यू की जगह क्यू मैक्सिमम पुट कर दोगे। क्योंकि ये दोनों वैल्यू तो फिजिबल है नहीं, तो अब आप इसको यूज़ करोगे कि अगर आपकी मिनिमम और मैक्सिमम से वैल्यू वॉयलेट कर जाती हैं तो आप क्यू की जगह या तो क्यू मिनिमम पुट कर दोगे या क्यू मैक्सिमम। ये डिपेंड करता है कि आपकी वैल्यू किसके पास है। अगर क्यू मिनिमम के पास है तो क्यू मिनिमम पुट करोगे, क्यू मैक्सिमम के पास है तो क्यू मैक्सिमम को पुट करोगे। और जब आप इसको पुट करोगे तो आपकी जो पीवी बस है वो पी क्यू बस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये एक कंसेप्ट है जो प्रोग्रामिंग में यूज़ लिया जाता है। जब भी कोई लिमिट आपकी फिजिबिलिटी से दूर होती है तब हम उसमें मिनिमम मैक्सिमम पुट कर देते हैं, और जैसे ही हम पीवी बस के अंदर क्यू की जगह क्यू मिनिमम या क्यू मैक्सिमम पुट करेंगे तो वो बस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पी क्यू में। फिर अगेन हम इसको सॉल्व करेंगे और जैसे ही उसकी वैल्यूज़ लिमिट में आ जाएंगी तो अगेन हम उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, पीवी में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये गेट में भी एक बार पूछा गया था कि पीवी बस और पीक्यू बस को आपस में हम कन्वर्ट करते हैं किसके लिए, जब आपको कंस्ट्रेंट से यानी कि फिजिबिलिटी से बाहर कोई वैल्यू चली जाती है,
यानी कि कोई वैल्यू आपको लिमिट से बाहर जब मिलती है तो हम बस कन्वर्जन को यूज़ करते हैं, तो ये पॉइंट आपसे पूछा गया था। तो जितने भी आपके पॉइंट बन सकते थे रिलेटेड टू गॉस सीडल मेथड वो मैंने आपको सारे बता दिए हैं। आपको एल्गोरिदम एग्जैक्टली याद नहीं रखनी है, फ्लो चार्ट एग्जैक्टली याद नहीं रखना है। अगर आप एमटेक या फिर पीएचडी के लिए जाते हो तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप इस टॉपिक में रिसर्च करना चाहते हो तो आपको इन सब चीज़ों की बात करनी है। फॉर कंपटीशन एग्ज़ाम हमें सिर्फ कंसेप्ट समझना है कि कैसे क्या चीज़ यूज़ की जाती है। एक बात मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ये बात मैं जानता हूँ कि बिना प्रोग्रामिंग किए इन चीज़ों को समझना थोड़ा टफ है। एक बार आप खुद से इन चीज़ों को प्रोग्राम कर लेते हो, एल्गोरिदम को यूज़ कर लेते हो, या फिर आप एक काम कर सकते हो, आपके पास जो भी पावर सिस्टम की बुक है, सपोज आपके पास अशफाक हुसैन है पावर सिस्टम की, आपके पास कोठारी सर की बुक है पावर सिस्टम की, या फिर आपके पास सीएल वाधवा बुक है पावर सिस्टम की, इन सभी बुक्स में आपको, या फिर कोई फॉरेन ऑथर की बुक भी है, तो इन सभी बुक्स में आपको लोड फ्लो स्टडीज़ के एग्जाम्पल मिल जाएंगे। तो आप गॉस सीडल का कोई भी एक एग्जाम्पल उठाना, उसको एक बार आप कॉपी पेन से सॉल्व कर लेना। कोई छोटा एग्जाम्पल लेना जिसमें आपको कंप्यूटर हेल्प की जरूरत ना हो, यानी कि आप टू बस और थ्री बस सिस्टम का आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा। सभी बुक्स में अवेलेबल है थ्री बस सिस्टम का, वो आपको मिल जाएगा। नहीं तो एक जो बुक आती है वो आती है कोठारी एंड जेएस ढिल्लो। तो ये ढिल्लो सर एंड कोठारी सर की एक बुक आती है, वो पूरी आपकी पावर सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन की बुक है। अगर ये उनके लिए मैं बता रहा हूँ जिनको ये टॉपिक डिटेल से जानने हैं, कंपटीशन के लिए ये बुक्स नहीं है। फिर मैं आपको बताता हूँ, ये बुक्स बनी है जब आपको इन चीज़ों में आगे रिसर्च करनी है। कुछ चीज़ें अगर आपको देखनी है, आपके पास बहुत टाइम है, आप अगर डिग्री में हो अभी, ग्रेजुएशन में, अंडर ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, अगर आपके पास टाइम बहुत है तो आप वहाँ से इस चीज़ को देख सकते हो। बुक्स का नाम है पावर सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन, और इसके राइटर है कोठारी सर एंड जेएस ढिल्लो सर। तो इन दोनों की रिटर्न बुक है ये, आप इसको फॉलो कर सकते हो अगर आप इन चीज़ों को डिटेल से जानना चाहते हो। अदरवाइज आपको सिर्फ एग्जाम्पल एक सॉल्व करके देखना है तो आप इन तीनों बुक्स में से ले सकते हो। आपके पास इनमें से कोई एक बुक होगी, अशफाक हुसैन के अंदर भी आपका एक थ्री बस सिस्टम का एग्जाम्पल दिया हुआ है गॉस सीडल का। उस बुक में एक ही एग्जाम्पल है, न्यूटन रैप्सन कोई एग्जाम्पल नहीं है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। बट आप देखोगे प्रीवियस ईयर में कोई क्वेश्चन आपका डायरेक्टली एग्जाम्पल दे करके नहीं आया है, वहाँ पर आपसे कोई ना कोई पॉइंट पूछा गया है रिलेटेड टू दीज मेथड्स। बट एक एग्जाम्पल करने से आपको थोड़ा थोड़ा माइंड में ये सेव हो जाएगा, जिससे आपको कुछ ज़्यादा कुछ याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो यहाँ पर हम इस लेक्चर को फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे, इस सेगमेंट का लास्ट लेक्चर होगा, न्यूटन राप्सन मेथड को डिस्कस करेंगे। और उस मेथड में जो आपके कंपटीशन एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है वो है आपका जैकोबियन मैट्रिक्स का ऑर्डर, तो उसको भी वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।